तो गाइज आज हमारे साथ शशांक मिश्रा सर हैं जो डेटा इंजीनियर है अमेजोन में। आज उनसे सारी बातें करेंगे और जानेंगे कि डेटा इंजीनियर बनने के लिए क्या नेसेसरी थिंग्स होती हैं और कैसे कंटिन्यू करना है पाथ। क्योंकि कुछ लोग बनना चाहते हैं पर उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से वो पाथ से भटक जाते हैं और कुछ और बन के बन जाते हैं। तो आज सर से जानेंगे। तो गाइज मेरे साथ बने रहिए और सर की इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। Okay, so thank you, Kunal, first of all, inviting me on your channel and giving me this opportunity to interact with your viewers. So, hi viewers, myself Shashank Mishra, and I'm working as a data engineer in Amazon. Before that, I have worked with top consulting firm across the globe. You can say McKinsey and Company and India's popular fintech startup Paytm. So, journey थोड़ा सा मेरा भी डेटा इंजीनियरिंग डोमेन में वियर्ड ही रहा है, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे भी कि आई विल बी इनटू दिस डेटा इंजीनियरिंग डोमेन बिकॉज जब आई वाज इन NIT इलाहाबाद, आई डिड माय MCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस फ्रॉम NIT इलाहाबाद 2017 बैच. सो दैट टाइम आई वाज लाइक अ टिपिकल कॉलेज ग्रेड जो होता है जिसको कि वो सिर्फ DSA का थोड़ा बहुत पता है एंड not from being like other streams like BTech जिनको इतना exposure होता है कि coding culture का या बहुत open source contribution if I talk about और AI ML या web development backend development, मैं उनमें से कोई भी नहीं था. To be very honest, I was not one of them. So for me everything was like a very very challenging. Even मेरा MCA से पहले बैकग्राउंड जो था दैट मैंने BSc करा था बहुत ही नॉर्मल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, राइट, वो भी CS डोमेन में. गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का भी ऑल नो कि क्या सिचुएशन है इन इंडिया, लाइक एकेडमिक वाइज, करिकुलम वाइज, एवरीथिंग इज सो डिस्टर्ब, राइट. सो वही मेरे साथ भी सीन था वहाँ पे भी. तो यू कैन ट्रीट माई नॉलेज लाइक आई वॉज जीरो इन कंप्यूटर साइंस. मैं जो C के प्रोग्राम्स नहीं होते बेसिक सेल्सियस टू फॉरेनहाइट को कन्वर्ट करने के, वो मैं रट के जाता था जस्ट टू पास माई एग्जाम्स की. भाई कुछ डिग्री बस लेनी है, क्योंकि उस टाइम पे हम लखनऊ यूनिवर्सिटी ज्वाइन इसलिए करी थी कोई या ग्रेजुएशन का कोर्स की किसी तरीके से डिग्री हाथ में आ जाए. उसके बाद सिंस फैमिली बैकग्राउंड भी फाइनेंशियली कभी इतना स्ट्रांग रहा नहीं, मतलब डैड मेरे टैक्सी ड्राइवर ही है, तो ड्रीम्स बहुत थे जो दबके रह गए IITian और NITian बनने के उस टाइम पे. बट नेवर गिव अप एटीट्यूड मेरा हमेशा रहा. बट ये बात सही है, उस टाइम तक आई वॉज क्लूलेस. मतलब अभी मैं ये सब बातें बोल पा रहा हूँ कि हाँ वो ड्रीम थे, बट उस टाइम तक आई वॉज क्लूलेस. क्योंकि हमारे इंडिया में एक ही बहुत बुरी चीज है कि वी आर नॉट अवेयर. अगर अवेयर हैं तो वी आर नॉट ट्राइंग टू अवेयर पीपल. ये थोड़ा सा गैप है बहुत बड़ा, पता नहीं कब फिल होगा. तो मेरे साथ भी वही चीज़ थी. हम पहुंच तो गए किसी तरीके से अपना की डिग्री ले लेंगे यार, अपना गवर्नमेंट जॉब वगैरह प्रिपेयर कर लेंगे, उस टाइम तक इसी था. बट जब थोड़ा MCA के बारे में पता लगा एंड NIMCET एक प्रोग्राम होता है, इफ पीपल यू डू नॉट नो एंड समबडी हु इज वाचिंग फ्रॉम द BSc बैकग्राउंड, BCA बैकग्राउंड और एनी अदर स्ट्रीम, so trust me guys, this could be the life changing for you. NIMCET, this is a all India level exam for you if you have a decent understanding of mathematics, reasoning and you are good. I mean आप थोड़ा सा effort डाल के prepare करोगे. So nowadays 11 NITs in India which allows this MCA program and those are top NITs: NIT Trichy, Surathkal, Warangal, NIT Allahabad, Calicut, Kurukshetra. So these are the universities, and NIT tag, we all know what is the reputation and what is the advantage of it, correct? So please if somebody is not aware about, do check it out and plan your future accordingly. क्योंकि मेरे को प्लान करने में टाइम लग गया था, तो मैंने प्रिपेयर करा अच्छे से. ऑल इंडिया रैंक 43 आई. NIT के सारे ऑप्शंस ओपन थे मेरे पास, बट अगेन जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली आई चूज इन NIT इलाहाबाद कि फैमिली के करीब रहना है एंड ये सब प्लान था. तो इस तरीके से करके वहाँ पहुंचे. अब NIT में पहुंचने के बाद लोगों को लगता है ना कि सब कुछ प्लेट में लगी हुई जॉब नहीं मिलती है. दैट्स नॉट ट्रू. इफ समबडी इज थिंकिंग कि ये होता है, whether I'm from tier 3 college, tier 1, tier 2, if I'm not putting my efforts and then definitely it is not going to possible for me that to get a good job or to crack a good placement. So that was the seed. I worked on my skills, programming skills or data structures, algorithms, whatever I was capable of doing, right? Without taking so much information, because वही मैंने बताया कि जो सेग्रीगेशन है मास्टर्स ब्रांच और जो सो पॉपुलर BTech या अदर ब्रांचेस होगी, इनमें एक सेग्रीगेशन रहा है. वी वर लाइक 80 और 90 पीपल इन बैच.
सो इतने बड़े इंस्टीट्यूट में इतने लोगों को एक विजिबिलिटी मिल पाना और एक अच्छा शैडो मिल पाना वाज बिट डिफिकल्ट। सो उतनी ही शैडो में जितना हम कर सकते थे मैंने उन्हीं चीज़ों पे फोकस करा। एंड स्टार्टिंग में प्लेसमेंट में 7-8 कंपनीज आई जिनमें कि मैं रिजेक्ट हो गया, रिटर्न राउंड भी क्लियर नहीं हुए। एंड दोज वर पॉपुलर वन। फर्स्ट कंपनी वाज Amazon जिसके रिटर्न में ही मैं बाहर हो गया था। एंड देन Adobe, Paytm, SAP Labs और Booker and many others, like रिटर्न भी क्लियर नहीं हुए। देन देयर वाज अ 8th कंपनी Opera Solutions जिसका कि पैकेज वाज समथिंग 5 LPA, बट अब जिंदगी आगे चलानी है, आगे बढ़ना है तो नौकरी तो चाहिए ही थी। अब वो मैं सोचता कि 5 नहीं 50 होना चाहिए तभी मैं इंटरव्यू दूंगा, तब तो मैं बैठा ही रह जाता कॉलेज में। सो वो नहीं था मेरे अंदर। मेरे को था आई जस्ट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ IT इंडस्ट्री, आफ्टर दैट आई विल फिगर आउट समथिंग फॉर मी। सो बस हो गया, उसमें निकल गए। एंड जब यार यहाँ पे पहुंचे तो एक्चुअल में अभी तक यहाँ पे मैंने बताया ना कि थोड़ा मोड़ा बस DSA से आता था, CS4 सब्जेक्ट्स, और अब इतना अवेयर थे नहीं। तो भाई GitHub और यहाँ से एक प्रोजेक्ट उठा के चिपका दिया था जस्ट टू फैकल्टी को शो करने के लिए कि हाँ थोड़ा प्रोजेक्ट आता है, और रट लिया था ताकि वो इंटरव्यू क्रैक हो जाए, वो प्रोजेक्ट में बता सकूँ इंटरव्यू में। तो उस टाइम तक ये अंडरस्टैंडिंग नहीं थी ना कि डेवलपमेंट स्किल्स की इंपॉर्टेंस क्या है। सो जो मेरी फर्स्ट कंपनी थी वहाँ पे ये चीज़ थी कि आई वॉज पार्ट ऑफ द बैक एंड डेवलपमेंट टीम, बट वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे थे where people were working on big data stream. So I'm a kind of guy who loves interacting with new people. So on, let's say, table tennis table or the cafeteria, I was talking to those people like, hey, what is happening around you, like, and how you guys are doing your projects, what kind of tech stack you are using. So they told me about this big data stream, and I was really curious about, like, oh wow, it looks fascinating, like working on a terabyte, petabyte of data and distributed cluster environment, distributed cluster. So it sounded very, very fascinating to me. And yep, that was the point when I thought this could be a good one, because in the data engineering field, it is an overlap of software engineering field as well. Like you should have a good understanding of DSA part, because you will be building something, you will be writing logics to process your data, to process your pipelines. Then again, you should have a good understanding of backend part, you can say, like how backend things work, the web part, or how data we are getting through the API, the formats of data, right? Or the transactional databases, NoSQL databases. So that's why I'm saying it's an overlap. But yeah, on a higher level, the picture is we are working around the terabyte of data in which we need to scale, which we need to optimize in terms of processing. So that's the overall picture. From there, I just started, and I took it as a passion. Then, like from that point, I took it as a passion. Okay, data engineering is going to be my career path, and I will dedicatedly work for that profile. So when I made my first switch into Paytm, from there onwards, I'm working in this data engineering this is my core profile, right? And there in Paytm, since it was a startup kind of thing, I got a good exposure on new tech frameworks, open frameworks, and new challenges, new projects, which enhanced my skills on next level. So that was the part. And viewers, the data engineering on a higher level picture, the roles and responsibilities are very clear. We are the frontliners, you can say. Let's say you are a company and you want to perform some analytics on data. Let's say, I'll give you an example. Let's say you want to create a recommendation engine for Amazon, right? Okay. Yeah. Let's say Kunal is shopping something. Let's say he purchased a Samsung TV. So those activities are getting captured by the platform itself. Okay, this guy frequently buying the electronic stuff. So next time onward, let's say he'll log in as a platform, I will recommend him best possible options for him. So how we are able to do it as a platform, we are analyzing the data. Okay, in last 6 months, what all things Kunal was buying very, very frequently, right? So it looks like a very simple problem statement, but to implement it, there are other components involved. Like as a data engineer, we will be the one who will be pulling the data from different sources. It could be NoSQL database, MySQL, or any SaaS application, or it's any API, JSON, or any, let's say, data is stored at the SFTP server in form of CSVs, like daily files are getting stored there. So we will be pulling that, and based on some business logic, right? Let's say at the end, what the transformed
to generate, we will be coding those things, right? Those business transformation, we will be coding it. And this is the core part of the entire pipeline, that the logical transformation, which will run on the fly on a large scale of data set over a distributed environment. And then we will dump into the downstream systems, which could again be a distributed file system, NoSQL, MySQL, or any other file. And on that transformed data, other business user, other streams start working. Let's say data scientists, they will start working on the transformed data to create predictive model. That the thing I was talking about, recommendation engine part. Yeah. Because what it is doing, based on your data pattern, they are trying to predict, okay, Kunal can buy this thing as well. Kunal can buy this thing as well, right? They are predicting. And similarly, let's say your manager or your finance team wants the report. Okay, last 6 months, whatever sales Amazon conducted, what was the generated revenue? So on that transform data, those business analysts, data analysts will try to create some dashboards, let's say pie chart, graph chart, bar chart, in order to utilize the pattern. So that's the very, very high level overall picture, roles and responsibility of a data engineer. I hope it would clear you out as well, like what a data engineer does in a day-to-day life. Yeah, that sounds nice for me, to getting the information of data engineer as well as your background. So how hard for you, who is not knowing about how data engineer is successfully not clear about path to reach data engineer, how hard for he or she to approach that position that which you have till now? Yeah, so see, things won't become hard if you are not thinking it is hard, right? So first thing, obviously, let's say I used to get lots of queries from different people, I mean, who are fresher, and even from experienced people, let's say 7, 8, 10 experience, who are working in different field, but they want to make their career into this data engineering or big data domain. So I used to recommend them, to get into any profile, to have a right skill set is very important, to have an industrial experience somehow is very important, and to grow in this field, any kind of field, you need to keep yourself updated. So these are the 3 major points which I consider. So it shouldn't be like that I want to, let's say, become a data engineer or data scientist and I am randomly following any path, right? So first, you should dedicate a good amount of time to see. For that, a good practice is you can read job description of different companies. Let's say Amazon, Microsoft, Google. Let's say what all things they expect from a data engineer in terms of responsibilities, in terms of day-to-day activity, in terms of the tech stack. Yeah. Then you can plan in the category wise and in the level wise. Okay, as a first step, I need to cover these things. Let's say understanding of good programming language, DSAs and all. In the second level, I need to cover the basic terminologies of big data and its frameworks like Hadoop, Spark, Hive, these things. And on the advanced level, your goal should be like working on a cloud technology, because the big data and cloud is like very, very deep relation between them. Everything we all know is hosted on cloud now, right? Every single thing we try to build, we are using cloud services. So that's why I break down into 3 steps. In the easy step, cover all the basic things where you need to invest less timing. In the middle, that core is really important, where you will dedicate your time for the big data things. It's important terminologies, frameworks, and other things. And the third part, again, to have a good exposure of cloud services. Along with that, you should develop the things. It shouldn't be like that you theoretically read something, watch tutorials, and you are sitting idle and waiting for the interview opportunities. That is not going to happen. You should showcase your things, whatever you have learned, in form of development into your project. And again, that's why I said it becomes very, very important to get the industrial exposure. If you are, let's say, working in a software background as a backend developer, front-end developer, and let's say you, in the 2 months of a span, you read some tutorials about data engineering and you created dummy projects, and now you are thinking, I'll get an interview call for data engineering. No, it will not happen, because you do not have an industrial exposure of creating or working on the data engineering projects. So if possible, first try to grab this skill set in your current employer. Try to find a scope
of data engineering or big data related projects, because nowadays every single enterprise somehow working on big data problems, big data solutions, right? So try to grab those opportunity, have some relevant industrial experience added in your resume, and then you can basically aggressively apply for the data engineering roles in different companies. So that should be your process to from this profile to data engineering profile. Yeah, that's सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आजकल एक बड़ा मॉब समझ लें या फिर बहुत रश लोग मशीन लर्निंग की तरफ भाग रहा है विदाउट उसको क्लियर नहीं है क्या उसका फ्यूचर है, क्या प्रेडिक्ट करना है, बस लोग लगे पड़े हैं। क्या ये एक अच्छी चीज रहेगी जो न्यू आ रहे हैं कॉमर्स लर्निंग के लिए, या फिर एक सिर्फ देखा दिखाई है कि एक अच्छी लाइफ मिलती है या प्रेडिक्शन करने में मजा आता है, अमेज़न हो गया, पेटीएम जो रखते हैं, क्या रहेगा? पॉइंट somehow करेक्ट है कि मैं थोड़ा इस चीज से डिसअपॉइंटेड भी हूँ, बिकॉज आई यूज्ड टू सी फ्रेशर्स, दे आर रियली डिस्ट्रैक्टेड टुवर्ड दिस थिंग, लाइक कि इंडस्ट्री में AI ML इज एवरीथिंग, इट इज द फ्यूचर और it is a revolution, definitely it is like innovating day by day, but मतलब वही नहीं है इंडस्ट्री में। if I am doing a web development, that is the base, उसकी अपनी एक है जगह है, डेवलपर्स चाहिए, एंड एंड्रॉइड डेवलपमेंट जिसका कि बहुत ही बड़ा मार्केट है, दैट इज द बेस। मतलब हर एक सिंगल बंदे के हाथ में स्मार्टफोन है, आप एंड्रॉइड डेवलपर एप्स नहीं बनाओगे अपने लिए तो कैसे आप अपना बिजनेस रन करोगे? सो हर एक पर्टिकुलर डोमेन और टेक्नोलॉजी की और टेक स्टैक की अपनी एग्जिस्टेंस है मार्केट में, एंड एवरी कंपनी इज पेइंग अ गुड पे स्केल फॉर दैट. डू नॉट कंसीडर आई एम डूइंग अ डेटा साइंस AI ML, आई विल बी गेटिंग ए लाइक into 10 of a software engineering pay scale. No, that's not correct. कोई भी अगर अच्छी कंपनी है, हर कंपनी में they used to maintain a salary bracket based on your experience and your skill sets. ऐसा नहीं है कि 3 साल के एक्सपीरियंस का कोई बंदा है and he is software engineer and he is data scientist, so मैं data scientist को 50 लाख दूंगा और software engineering को 20 लाख दूंगा. No, this is not happening. ठीक है, जो मिड साइज कंपनीज या जो कोर स्टार्टअप्स हैं उनमें सैलरी जो बैंड है दैट इज ऑलवेज चेंजेस, राइट? सो वहां पे ये चीज बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है. आप सेम लेवल पे होगे, आपको 10 लाख मिल रहे होंगे, आपके सामने वाले बंदे को 20-25 लाख मिल रहे होंगे. सो बट इफ यू आर टारगेटिंग गुड स्टेबल एंड वेल मैनेज्ड कंपनीज, सो वहां पर ये चीज बहुत सॉर्टेड है, राइट? सो जस्ट फोकस ऑन योर स्किल्स, grab your good skills and work on solid projects. Definitely it will like add some value in your compensation as well. Next point I was like to talk about this कि लोग इतना क्यों भाग रहे हैं AI ML के पीछे. So पहला जो कॉलेज फ्रेशर्स भाग रहे हैं, वहां पे 80% जनता ऐसी है जो कि दूसरों को सुन के भाग रही है. वो देख रही मेरे सामने वाला बंदा, they are doing data science AI ML because somebody else around them is doing that. There are only 20% people who are doing it by their interest. That's it. So this is a major difference. And my sincere advice to all the freshers, I used to recommend this thing to everybody. When you are in your first year, or let's say you're starting your second year, dedicate a good amount of time to explore the domains, right? I'm not saying you shouldn't do data science AI ML. You should do it when you are interested. So that's why I'm saying at least 3, 4, 5 months you can take, like even in your first year, let's say, or when you are learning programming and developing, or you can say learning your core CS fundamentals. Meanwhile, you can start exploring domains. Okay, what is happening in data science? What skills sets I need to have? And what about web development, backend development, front-end, cybersecurity, DevOps, and Android, iOS? Explore these things. And then figure out, okay, I am liking this because there I'll get a chance to work on the coding part as well. There I will get a chance to work on large scale systems or these kind of things. Because every person have a particular taste in development, or particular, you can say, mindset for the development side, right? बहुत लोगों को अच्छा लगता है कि कोर यार बैकएंड में काम करना, जहाँ मेरे को APIs और बैकएंड पे कोड करने में मिले. बहुत सारी जनता होगी जो प्रोग्रामिंग में जिनको मजा ही नहीं आएगा. वो उनको होगा कि यार सिंपल सॉर्टेड जॉब हो जिसमें ग्रोथ भी हो एंड अच्छे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स भी हो, राइट? सो हर तरीके की प्रोफाइल है मार्केट में अवेलेबल है. यू जस्ट नीड टू फिगर आउट व्हाट
or you can say you just need to figure out where you are interested, in which direction you are interested, and what all domains you like, what kind of development skill you like. So based on that, then make a decision whether you should do it or not. Please do not do anything just like by getting influenced with the society or any person in your batch or colleague, because everybody has its own capability, and we should do it, or we should do anything based on our capabilities. So that is my thought for this point, like doing AI ML or anything. सही लगा सर। मतलब जैसे आपने बोला टेस्ट है पर्सनल बंदे का, कुछ अपना टेस्ट, आपका मेरा अलग अलग होगा। तो जैसे कि लोग टेस्ट के बाद में, अगर जैसे कुछ लोग करते क्या हैं कि कुछ कोर्स उठाया, उसको पकड़ा, उसको अच्छे से किया, ग्रास्प किया, दो उसने प्रोजेक्ट बनवा दिया मशीन लर्निंग में, एक लीनियर रिग्रेशन का, लॉजिक रिग्रेशन का करवा दिया। उसके बाद हम फटक से जाते हैं लिंक्डइन पे लिखते हैं कि मशीन लर्नर या फिर मशीन लर्निंग डीप लर्निंग एक्सप्लोरर। तो ये इतना छोटा एरिया को हम वाइड एक्सप्लोर क्यों करना चाहते हैं? मतलब क्या सोच आप लगती है कि डेटा इंजीनियर जो आप बने हैं, आपको लगता होगा कहीं ना वो छोटा हिस्सा आपके लिए तो बहुत स्मॉल हिस्सा होगा वो चीज़। तो क्या ये सही चीज़ है कि हम मशीन लर्निंग छोटा सा करने के बाद बोले मैं डीप लर्निंग एक्सप्लोरर ले रहा हूँ? आपके हिसाब से कंपनी क्या सोचती है ऐसे नए जो कमर्स आते हैं, लिखते हैं रिज्यूमे में भी? वो लिखने के लिए कुछ भी हो सकता है, बट वही मैंने बोला कि एज अ कंपनी, एज अ रिक्रूटर, मैं काम देखूंगा तुम्हारा, मैं फैंसी वर्ड्स नहीं देखूंगा तुम्हारे रिज्यूमे। फैंसी वर्ड्स लेट्स से मान लेते हैं, ठीक है, फैंसी वर्ड्स किस चीज में हेल्प कर दी? ज्यादा से ज्यादा केवल रिज्यूमे बाईपास होने में, ठीक है। रिक्रूटर लेमन बंदा है, रिक्रूटर प्रॉब्ली उतना नहीं जानता होगा, ठीक है, कि किस चीज पे जज करना है या क्या नहीं जज करना है। लेट्स से बहुत कंपनीज में ऑटोमेटेड सिस्टम्स बने होते हैं टू पास द रिज्यूमे, हाँ, वेदर दिस कैंडिडेट इज सुटेबल फॉर द इंटरव्यूज और नॉट। सो लेट्स से आपने फैंसी वर्ड्स ऐड कर दिए, ठीक है, क्या होगा? ठीक है, आप रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गए, आपको इंटरव्यू कॉल भी आ गई और आप इंटरव्यू के लिए आ गए। बट इंटरव्यू में क्या? फेस टू फेस इंटरव्यूज जब होंगे, वहां पे क्या? वहां पे मैं अगर डीप टाइप करना स्टार्ट कर दिया मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स में, एंड यू आर जस्ट अ नूब इनटू मशीन लर्निंग, एंड यू आर जस्ट शोकेसिंग एज अ स्टार और एनी बिग अचीवमेंट इन योर रिज्यूमे, देन like you are just minimizing your chance to crack the interviews, right? क्योंकि आपको पता ही नहीं है। So do not ever do that. Exploration always important. It is important for growth. That's what I said. Let's say I'm a data engineer. It shouldn't be like that. I cannot explore AI, ML, deep learning or anything. Although it is not in my scope, although it is not in my job responsibilities and role, but everybody loves like to explore the things, because in that way we can know, okay, what is happening in other domain, like what these terminologies mean, so that let's say I'm having a discussion with any technical person and he is using those terms, I can contribute to the thought, okay, no, this is what linear regression, this is what deep learning, this is computer vision, this is AR, VR, right? So I can contribute to it that. So nobody is saying that you should learn it or you should create projects and these things for that profile or for that domain. But it's important to grow. Let's say you want to grow in the IT industry. Definitely you should have an understanding of these things. And for the freshers who are trying to do these things, let's say on day one you just read something, some blogs, or adopted a course from anywhere and then writing these things like without doing anything, then it's a bad thing. Let's say you learned something, you did a course, and they taught you some project, you created that is fine, but now it's your responsibility to create some self-made projects which are unique, which are crisp and new ideas. When you have built those things, that means you have learned as well, because you are doing it without mentorship, without guidance. Then you can definitely mention these things. You are a like explorer, or you are trying to grow in this direction, or these things, because let's say somebody asks you a question, and then you can like probably answer the question as well कि हाँ यार मैं ये करता हूँ, डीप लर्निंग का मतलब ये है, ये प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए हैं, ये कोर कॉन्सेप्ट्स मेरे को आते हैं। बट बिना कुछ किए ब्लफ करना, इट्स नॉट अ गुड थिंग। Okay sir, that's a clear idea to my viewers as well newcomers. तो सर कुछ लोगों को ये मालूम नहीं है कि मशीन लर्निंग करने के बाद हम बोलते हैं कि मैं मशीन लर्निंग करता हूँ, कुछ लोगों को डेटा फीचरिंग नहीं पता होता, फीचर एक्सट्रैक्शन नहीं पता होता। ज़्यादातर जैसे कुछ लोग एनालिसिस कर लेते हैं डेटा, उससे बता देते हैं कि ये मॉडल लगना चाहिए।
क्या ये आपके साथ भी होता है वहां पे अमेजोन में कुछ लोगों को कि प्रेडिक्शन पहले डेटा से हो जाए वो बेस्ट चीज होती है, बल्कि आप मॉडल बनाते रहे बारी बारी टेस्ट करने के लिए तरह तरह के? So that मतलब it completely depends on the best practices, like whoever is in this domain, right? जो भी है, जिनको पता है उनको आप देख के कुछ भी नहीं बता सकते, ठीक है? It's not like ऐसी चीज कि हाँ मैंने देखा है डेटा ये हो जाएगा, नहीं। ये प्रूफ्स, ये कंसेप्ट्स जो भी मॉडलिंग के हैं वो इसलिए ही बने हैं क्योंकि उनका मैथमेटिकल प्रूफ है, राइट? कि इस पे अगर ये मैथमेटिकल मॉडल मेरे को लिखना है तभी इतने लेवल की एक्यूरेसी आएगी। मॉडल को गुड फिट रखना है, ओवर फिट नहीं करना है, अंडर फिट भी नहीं करना है, ठीक है? गुड फिट मॉडल का मतलब ही यही है कि वो एक्यूरेसी उतनी होनी चाहिए, 99.99 एक्यूरेसी भी आएगी तो भी दिमाग सबका फट जाएगा कि इतना ओवर फिट मॉडल कैसे बन गया, ठीक है? क्योंकि उतना डेटा ही कभी प्योर उतना कभी भी नहीं मिलेगा। कभी भी आप काम पे करोगे, डेटा में हमेशा कहीं ना कहीं एम्बिग्युइटी रहती है और डिसीजन मेकिंग में नहीं उतना सही नहीं आता है। लाइक ट्रेनिंग एंड जो टेस्ट डेटा हम यूज करते हैं वो भी सब कुछ बहुत ही होता है, डेटा उतना कभी क्लीन और प्योर मिलेगा ही नहीं, ठीक है, करने के लिए हमें काम। सो उतने लेवल की एक्यूरेसी करना और बिना बार बार मॉडल को, हम इतने डेटा साइंटिस्ट के साथ में मैं काम करता हूँ, दे कीप ऑन वर्किंग, दे कीप ऑन ट्यूनिंग देयर मॉडल्स, राइट? सो वो दैट्स व्हाई, क्योंकि दे वांट टू अचीव अ गुड एक्यूरेसी, नॉट बाय जस्ट रीडिंग एंड लुकिंग एट द डेटा, हाँ यार ये बना तो दिया, ये हो जाएगा, इतना एक्यूरेसी आ तो रहा है। नो, they keep on testing even a single coefficient with single variable, they keep on tuning the values. So that's how it is, like it works as a best practice in these kind of companies. Okay, ये कुछ आंसर था जिसे एक्सप्लेन कर देगा सब। तो सर आप कितना मानते हैं कि जब आप ऐसी एरा में काम करते हैं वहाँ पे कितना मानते हैं कि ग्रास्प करे सिंटैक्स को फटक से? मैं इसको ग्रास्प मशीन लर्निंग का लॉजिक रिग्रेशन कर रहा हूँ, उसको लर्न कर लेता हूँ फटक से, कल को पूछेगा तो उसको मैं बता दूंगा सिंटैक्स, भाई पहले ये इंपोर्ट करो वो इंपोर्ट करो। क्या ये डिपेंड करता है कि आप लर्न करें या फिर सिर्फ आपको नॉलेज होना चाहिए कंसेप्ट मैथमेटिकल की कैसे काम करता है रिग्रेशन? सो इसके लिए यही चीज़ है, सी कोई भी आपसे इंटरव्यूज या इन सब में कुछ भी होगा, आप कोई भी आपसे बेसिक्स पूछे जाएंगे हमेशा। आप इसीलिए बोला जाता है कि बी स्टिक विद योर बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स, योर बिल्डिंग ब्लॉक्स, राइट? वहां पे आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि ये लाइब्रेरी इंपोर्ट हो रही है, आपको लाइब्रेरी नेम कोई नहीं याद रख सकता। 50 लाइब्रेरीज होती है, 100 लाइब्रेरीज यूज करते हैं हम अपने कोड में, नोबडी कैन रिमेंबर दैट, नोबडी कैन रिमेंबर द सिंटैक्स। लाइक कोई भी ऑसम से ऑसम डेवलपर होगा, उससे बोल दो, उसे फंक्शंस नेम नहीं याद होंगे, ठीक है? जब काम करने के बात आएगा, आई नो हाँ ये लाइब्रेरी है, इस तरीके की चीज एग्जिस्ट करती है, आई कैन यूज इट, बट समटाइम्स हर चीज याद कर पाना मतलब पॉसिबल नहीं है। सो ये चीज होती है, ठीक है? सो नोइंग थिंग फ्रॉम द आर्किटेक्चर पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द प्रोसेसिंग पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द ऑप्टिमाइजेशन, फ्रॉम द स्केलिंग, और की प्रोज एंड कॉन्स, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। किसी चीज को मैं यूज कर रहा हूँ, आई शुड नो द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इट। मैं ब्लाइंडली कहीं पे कुछ भी नहीं लगा दूंगा। अब अगर मैं फ्रेशर्स के लिए एग्जांपल लूं, कोई कोडिंग प्रॉब्लम आपको दी गई हुई है, ठीक है, वहां पे एक डेटा स्ट्रक्चर ए भी लग सकता है, बी भी लग सकता है, आप रैंडमली नहीं लगा दोगे, आप कंपेयर करोगे, ओके इफ मैं अगर ए लगा रहा हूँ व्हाट वुड बी द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इफ मैं बी लगा रहा हूँ तो व्हाट वुड बी द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। क्योंकि किसी चीज को करने के वही मल्टीपल अप्रोच, मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आर्किटेक्चर पर्सपेक्टिव से, प्रोसेसिंग पर्सपेक्टिव से और लॉजिकल उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, दैट पर्सपेक्टिव, प्रोज एंड कॉन्स, ये जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए आपकी कुछ भी लर्न करते टाइम। उसके बाद आपको टेक्निकली वो चीज कितना याद रहती है, टेक्निकली कितना डीप डाइव आपने कर रखा है, वो ऐसा नहीं कि आप थियोरेटिकली ठीक है 50 टॉप 50 इंटरव्यू क्वेश्चंस पढ़ लिए और जाके इंटरव्यू में हमने बता दिया, वैसा नहीं है। टू ग्रो एज अ इंजीनियर आप क्या करोगे, आप टेक्निकल जानने की कोशिश करोगे। वो टेक्निकल सॉलिडिटी कैसी आती है, व्हेन यू वर्क ऑन रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, व्हेन यू बिल्ड समथिंग, देन यू गेट टू नो मोर अदर थिंग्स। ओके सेटअप के टाइम पे क्या इश्यूज आएंगे, या यार इस तरीके से अगर हम कर रहे होंगे इस चीज को तो ये तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है, इसको फिक्सेस इसके ये हैं, ठीक है? सो दैट इज लाइक लर्निंग while developing
लाइक कैन डू अ वंडर्स, मतलब आपको इतना चीजें पता लग जाएगी जो कि एक थियोरेटिकली स्ट्रांग बंदे को नहीं पता होंगी। तो मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, सर का यूट्यूब चैनल भी है, सर यूट्यूबर भी है साथ में, वो सर वहाँ पे भी पढ़ाते हैं, आपको सिखाएंगे, कुछ आप वहाँ पे भी सीख सकते हैं। तो सर आपको यूट्यूब का कैसे एकदम से स्टार्ट हुआ, आपने कैसे सोचा कि शिफ्ट करता हूँ यूट्यूब में भी अपना? यूट्यूब पे यार करने का जो सीन था वो ऑब्वियसली थैंक्स टू दिस पेंडेमिक। अब बोलना तो नहीं चाहिए थैंक्स, बिकॉज बहुत ही बुरा रहा है ये साल सबके लिए, एंड लाइक टू ऑल ब्लेसिंग्स जिन्होंने सरवाइव करा एंड जो who lost their lives। बट वही है, कुछ भी हमारे आसपास कुछ भी आता है तो दैट ऑलवेज कम्स विद न्यू अपॉर्चुनिटी एज वेल, एंड कुछ लॉसेस भी आते हैं उसके साथ में। So similarly happened with me in लॉकडाउन वगैरह में, but even before that टीचिंग थोड़ा मेरे को पसंद है हमेशा। टीचिंग या लोगों को बात करना, गाइड करना, उनसे इंटरेक्ट करना, और टेक्निकल राइटिंग भी मैं करता था गीक्स फॉर गीक्स वगैरह पे। इन 2015-16 की मैं बात कर रहा हूँ, तब मैं करता था वहाँ पे। सो वो चीज़ें थी। तो अब इस लॉकडाउन में वही आई जस्ट जॉइन Amazon उस टाइम पे, एंड मेरा वही इंडक्शन पीरियड वगैरह चल रहा था। तो I just wanted to share these things because मैं एक अच्छी स्टेट में था जहाँ पे मेरे को डेटा इंजीनियरिंग का थोड़ा पता था और अच्छी स्टेट में था मैं, एंड ये फील्ड बहुत ज़्यादा ग्रोइंग थी, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग आने वाली फ्यूचर में। तो आई थॉट व्हाई नॉट टू लाइक स्टार्ट गिविंग बैक टू द कम्युनिटी। सो ऑब्वियसली बीइंग अ गुड इंजीनियर, अगर स्टैक ओवरफ्लो पे लोग आंसर डालना बंद कर दें तो आज डेवलपर्स दुनिया से खत्म हो जाएंगे। सो अगर वो ये माइंडसेट रख लें कि यार क्या है, मतलब आज मेरा काम हो तो गया, मैं क्यों स्टैक ओवरफ्लो पे लिख दूं जाके ये चीज, ठीक है। सो व्हाई दे आर डूइंग, क्योंकि उन्हें पता है कि आज अगर मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ तो देयर विल बी लाइक 10,000 ऑफ डेवलपर्स जिनको सेटअप करते टाइम या रन करते टाइम ये प्रॉब्लम आ रही होगी। तो आई शुड पुट इट समवेयर कि लोगों को हेल्प हो जाए यार, वो लोग देख लें, पढ़ लें और फिक्स कर लें, उनका टाइम वेस्ट ना हो। सो दैट मीन्स दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द कम्युनिटी समहाउ। सो दैट्स व्हाई मेरा भी यही था कि अब अगर गुड स्टेट में हूँ मैं, सो देयर शुड बी अ वेयर आई कैन कंट्रीब्यूट टू द कम्युनिटी। कम्युनिटी से पढ़ते रहना, सीखते रहना, वही नहीं होना चाहिए। अगर पता है तो कुछ दे भी सकते हैं। तो वहीं से मेरा एक्चुअली जर्नी थोड़ा स्टार्ट हुआ कि यार डेटा इंजीनियरिंग के बारे में स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट जो पहले करा दैट वाज था कि पॉडकास्टिंग के ही वही थीम भी है चैनल की आज भी, जिसमें कि डिफरेंट बैकग्राउंड्स और डिफरेंट टेक स्टैक, डिफरेंट कंपनीज, इस तरीके के बंदे आते हैं जो कि अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपनी पूरी स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं, क्रिस्प रोड मैप और क्या उन्होंने फॉलो करा, सो दैट की स्ट्रगल और उन सबके बाद भी दे आर वर्किंग विद टेक जायंट्स एंड गुड रेप्यूटेड कंपनीज। तो क्योंकि फ्रेशर्स उनसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं व्हेन दे सी समवन जिसका कि बैकग्राउंड इतना इजी ना रहा हो एंड एक डिफरेंट पाथ चूज करके, लाइक एक जो आज के टाइम पे मेंटालिटी सीपी, कोडिंग, प्रोग्रामिंग, देन ब्ला ब्ला करके एक पाथ बन गया है कि दिस इज द ओनली वे टू गेट इनटू द गुड कंपनीज। उससे हट के वो थोड़ा डेडिकेटली कुछ चीजें करके अगर पहुंचे हैं तो उनसे फ्रेशर्स कनेक्ट कर पाते हैं और सीख पाते हैं जल्दी। तो उस तरीके के बंदे आते हैं। एंड देन अलोंग विद दैट मैंने डेटा इंजीनियरिंग का भी उस पर स्टार्ट करा। मैंने अपने एक्सपीरियंसेस बताए डेटा इंजीनियरिंग में, सबका मैंने थॉट पहले क्लियर करा, क्योंकि उन्होंने डेटा साइंस, डेटा इंजीनियरिंग, मशीन लर्निंग सबको मिला दिया है लोगों को। और फ्रेशर्स को सबसे ज्यादा यही लगता है कि अगर वो बंदा डेटा एनालिस्ट भी है ना तो भी वो सोचते हैं कि वो AI ML कर रहा होगा। नहीं, यू हैव टू बी क्लियर विद द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। Data engineer cannot do the tasks of data scientist or a machine learning engineer, and vice versa as well. ठीक है, every domain has its specific skill sets, roles and responsibilities. So you have to be very clear with that. तो वो तरीके के confusion मैंने दूर करे अपने चैनल पे, लोगों के वीडियोस बना के एक क्रिस्प रोड मैप दिया। लाइक पीपल वर स्ट्रगलिंग विद कि डेटा इंजीनियरिंग का D कहाँ से स्टार्ट करना है यार, पढ़ना क्या है। सॉफ्टवेयर का सबको पता है कि भाई यही DSA कोडिंग और बैक एंड फ्रंट एंड ये कर लो भाई, थोड़ा बहुत हो जाएगा, हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में चले जाएंगे। बट व्हाट अबाउट डेटा इंजीनियरिंग, उसका ओरिजिन पॉइंट क्या है पढ़ने का, और इजी, मीडियम, एडवांस लेवल पे कैसे जाना है। तो उसके क्रिस्प रोड मैप्स बनाए मैंने विद रिसोर्सेज एंड पीपल आर लाइकिंग इट। सो दैट कीप्स मी मोटिवेटेड कि हाँ, कम्युनिटी को और अच्छे वीडियोस और अच्छा कंटेंट उनको ऐसे ही प्रोवाइड करना है, सो दैट दे कैन लर्न
एंड उनके साथ मैं भी सीखता हूँ। या ये बहुत सही चीज़ है, टू द कम्युनिटी फ्रॉम द कम्युनिटी। या तो सर अगला मेरा पॉइंट और ये क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि क्या एक जो डेटा इंजीनियर होता है उसका दिन का सफ़र कैसा बीता है अमेज़न? एक सिंपल जस्ट अ फनी या फंकी क्वेश्चन समझ लीजिए आपके लिए। सो यार डेटा इंजीनियर या कोई भी ले लो प्रोफाइल, तो भाई सुबह होती है तो एक इंजीनियर की लाइफ में, और प्लस जब बैचलर हो तो भाई उसका शेड्यूल तो अलग ही होता है, ठीक है, कभी भी उठ रहे कभी भी सो रहे हैं, तो एक तो वो बड़ी गंदी चीज होती है। दूसरा यार वही है कि मतलब स्टार्टिंग में जब आप एक कल्चर फॉलो करते हो कंपनी में, तो जो आपकी चीजों से इन्वॉल्व हैं वो तो है ही, प्लस वही स्टैंड अप्स में पार्ट लेना, स्क्रम मीटिंग्स में होना, वो बहुत बोरिंग लगता है कि लैपटॉप बस उठा देखा यार इतनी मीटिंग शेड्यूल हो रखी हैं, सब कहीं पे सुनना है केवल 1-1 घंटे, कहीं पे 1-1 घंटे बोलना भी है। सो इस तरीके की चीज से स्टार्ट होता है, बट दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि मेन एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले वी यूज टू दिस थिंग कि स्क्रम्स होंगी, हम जिसमें डिसाइड करते हैं ओके आज के डेली के टास्क ये हैं, ये प्रायोरिटीज आई हैं, ये प्रोजेक्ट्स आए हैं, एंड आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन है, आपको ये टास्क असाइन है। सो वो बिगिनिंग पॉइंट होता है हमारे दिन का वहाँ से, एंड फिर लाइक इन द मिडिल हम वही अपने काम करते हैं। डेटा इंजीनियरिंग की लाइफ भी बहुत हेक्टिक होती है थोड़ी बहुत, क्योंकि यार जो बताया ना, डेटा से खेलना कभी आसान नहीं है। इतना क्लाइंट से कभी कभी इतना बुरा डेटा मिलता है ना कि उसको एनालाइज करने में, सैम्पल फाइल्स देखने में और उसको फिर प्रोसेस करने में इतनी ज़्यादा भसड़ होती है कि बहुत इरिटेशन भी होती है, यार क्यों एक बार में ये लोग सही डेटा नहीं दे सकते, क्यों बार बार इतने आइट्रेशंस हो रहे हैं। तो वो बहुत ही गंदा लगता है। एंड फिर अगेन वो पार्ट आता है यार मॉनिटरिंग वाला, कि आप अगर कुछ लिखोगे भाई आपको यू हैव टू कीप एन आई ऑन इट, कि कभी भी वो फटना नहीं चाहिए, क्योंकि फटा दैट मीन्स कोड अगर कहीं भी कुछ भी ब्रेक हुआ, पाइपलाइन ब्रेक हुआ, इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द यूजर्स, इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द बिजनेस साइड, राइट। सो वो एक पार्ट होता है जो हमें मॉनिटरिंग भी अपनी जॉब्स वगैरह की करनी है, देखना है। देन चिल भी करते हैं यार, ऐसा नहीं कि काम वाम कर रहे हैं तो कॉल पे अपने टीममेट के साथ में ही, अभी ऐसे सेपरेट अलग काम करने का मन नहीं है तो इस पे वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो गए, वो भी अपना काम कर रहा है, मैं भी साथ में काम कर रहा हूँ, एंड हैविंग अ फन चैट एज वेल कि हाँ क्या चल रहा है रैंडम लाइफ दुनिया में। तो इस तरीके से होता है। एंड दिन का शुरुआत, दिन का जो काम है, काम तो करना ही है, प्लस बाकी चीज़ों के लिए भी टाइम निकालते रहना चाहिए। वर्क लाइफ बैलेंस प्लस पर्सनल लाइफ बैलेंस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो बस यार अनवैसे बताए, एज अ बैचलर सुनोगे तो है नहीं, तुम लोग ये बात करोगे वही जो दिल में आएगा। तो बट ठीक है, जो भी करो अच्छे से करो, एंजॉय करके करो, सब फेज लाइफ के एंजॉय करने चाहिए। सो यही है यार प्रोफेशनल लाइफ में भी। बढ़िया लगा सर सुन के। मैं सर अगला प्रश्न ये रखूंगा मतलब आपसे कि कुछ लोग फियर होता है, टेरर होता है कोडिंग का, घुसना चाहते हैं कोडिंग की लाइन में बट घुस नहीं पाते। आप तो एक अलग लाइन से घुसे हो बिल्कुल फटक से। जो बीटेक करते हैं उनका तो चलो शेड्यूल क्लियर होता है, थोड़ा बहुत कोडिंग तो उनको बिल्ड करना पड़ता है स्किल, बट आप अलग से आए हो। तो कैसे आपने कॉन्कर किया उस चीज को कि कोडिंग करना है मुझे, कोडिंग की लाइन में घुसने के लिए? राइट, तो जैसा फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने अपनी जर्नी का बताया था कि ग्रेजुएशन तक, वही ग्रेजुएशन खत्म करा, आई वाज जीरो। बट जब वही एनआईटी में पहुंचने के बाद में, जब क्योंकि कोडिंग एक ऐसा कल्चर है जो मैंने बताया ना कि अवेयरनेस और इन्वायरमेंट के बिना बिल्ड नहीं कर सकते। अगर आपके पास का इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है ना जो आपको फील दे सके कि यार यहाँ पे रह के मुझे कोड करना पड़ेगा, आपके अंदर जब तक पीछे से खुद का प्रेशर नहीं आएगा ना माइंड में और पूरे थॉट्स में, तब तक आप ना किसी चीज के लिए पैशनेट होके कर नहीं पाओगे काम। एंड सिमिलरली हैपेंड विद मी, क्योंकि यार जब एनआईटी ऐसी जगह से आप सीधे एनआईटीएन जैसे कॉलेज में पहुंचना और आसपास की जब लोगों का लेवल आप वहां पे देखते हो ना, खुद से प्रेशर बिल्ड हो जाता है कि यार भाई अब तो करना पड़ेगा कुछ भी हो जाए। तो एक बार किक स्टार्ट मिलना चाहिए कि हाँ करने लग जाओ, फिर इंटरेस्ट बिल्ड जरूर होगा, ये आई कैन गारंटी यू। इनिशियली इट विल बी रियली रियली चैलेंजिंग, क्योंकि यही डाउट मेरे को भी स्टूडेंट से आते हैं, सर लॉजिक नहीं बन रहे हैं, मैं सर बहुत हार्ड लग रही है कोडिंग, इतने ट्री ग्राफ और डीपी वगैरह, सर दिमाग एकदम खाली हो जा रहा है, कैसे करूंगा सर, कैसे जॉब लगेगी, क्या ये और वो। प्रेशर लेके पढ़ोगे और केवल दिमाग में सोच के चलोगे कि
केवल प्लेसमेंट चाहिए उसके लिए ही बस आ जाए किसी तरीके से कोडिंग, ठीक है, तो दैट मीन्स कि तुम जबरदस्ती पढ़ रहे हो, ठीक है। जब तक तुम उसको एंजॉय करके प्रोग्रामिंग और उन सब से पहले वो सेकेंडरी पार्ट आता है, उससे पहले एक आता है लॉजिकल और थॉट बिल्डिंग। उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, उसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ना ही वो एक बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है। इट्स अ रीजनिंग, सिंपल रीजनिंग। मतलब अगर कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, आपको कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे, तो दैट मीन्स है कि वो रीजनिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। आप कोई भी, हमेशा बोला जाता है कि बंदा और कुछ सोच पाए ना चाहे सोच पाए, ब्रूट फोर्स जरूर सोच लेता है कि हाँ भाई सबसे गंदे तरीके से कैसे करूंगा मैं, ठीक है। तो पहला थॉट अगर वो ही आना स्टार्ट हो गया ना कि गंदे तरीके से कैसे हो रहा है, फिर इंप्रूवमेंट्स तो होता है कि उस कोड को सजाना, ऑप्टिमाइज करना, वो आता है प्रैक्टिस से, वो आता है जब आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स स्ट्रांग हो, ठीक है, और वो आता है डेडिकेशन से और कंसिस्टेंसी से। वो इसीलिए कि पहला पार्ट करो, गंदे सॉल्यूशन तो लिखो कम से कम, दूसरे पार्ट पे आओगे जिसमें कि ये चीजें फॉलो करोगे। तो मेरे साथ यही चीज था। जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में था तो मैंने सी प्रोग्रामिंग से करना स्टार्ट कर दिया था जब था, और आई लाइक स्टार्टेड एंजॉयिंग इट एज वेल। मजा आने लगा मेरे को जब क्वेश्चंस बनाने लगा। मैं भले सिंपल पैटर्न, स्टार पैटर्न, जो पिरामिड, ये सब प्रिंट से ही स्टार्ट करा था, मजा आता था, फन लगने लगा। जब फन लगने लगा तो मैं और उसके ज्यादा होने लगा अट्रैक्ट। फिर मैं वही इजी से मीडियम लेवल और एडवांस लेवल पे जाने लगा, जहाँ से मेरे को इतना ज्यादा पता लगा। बट मैंने एक गलती कभी भी नहीं करी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हुआ था, जो आज के टाइम में हम कर देते हैं कि थोड़ा सा कुछ पढ़ा और फिर ना हम अपने आप को थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस समझने लगते हैं कि जो मतलब जो कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जो करते हैं, दैट्स गुड। वो भी एक अपना जोन है, उसका अपना एडवांटेज है, जो कर रहे हैं करना भी चाहिए, मैं खुद रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। बट अगर रैंडम फॉलो करोगे ना तो फिर दिक्कत है। वही है, आज एरे का एक टॉपिक पढ़ लिया, जाके चले गए हैकर रैंक पे कि आज एक कॉन्टेस्ट तो सॉल्व कर ही देंगे, बट नहीं हो पाएगा। अब वहां क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे तो डीमोटिवेट हो जाओगे। फिर ये निगेटिविटी जो माइंड में ना कि आई एम नॉट गुड एट प्रोग्रामिंग, मेरे से लॉजिक नहीं बन रहे, मेरे से चैलेंजेस सॉल्व नहीं हो रहे, मेरे रूममेट को 5 स्टार कोडर ऑन कोडशेफ, ठीक है। तो ये निगेटिविटी हम खुद बिल्ड करते हैं, हम करना नहीं चाहते बट बिल्ड हो जाती है। बट अगर क्रिस्प हो, अगर क्रिस्टल क्लियर हो अपने माइंड में, एक कुछ स्टेप्स बताऊंगा, वो फॉलो कर लोगे तो खुश रहोगे हमेशा। 2017 में मैंने 17 तक करी थी प्रोग्रामिंग और डीएसए पढ़ा था। उसके बाद मैंने इतनी कंपनियां बदलनी, पूछा मुझसे, हर एक कंपनी में गया है डीएसए वगैरह। आज तक मैंने कभी पन्ने पलट के नहीं देखे, ना कोई वेबसाइट ओपन करके देखी कि दोबारा से मेरे को एरे, हीप या डीपी रिवाइज करनी हो। वो कैसे कर पाए मैं बता देता हूँ। मैंने हमेशा फोकस करा कि मुझे अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स मजबूत करने, उसके लिए मैंने 4-5-6 महीने डेडिकेट करे। पहला तो वही था, जो फर्स्ट ईयर था अपना, वो एक अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कमांड कर दी मैंने। सी थी, सी से स्टार्ट करा, फिर सी प्लस प्लस में करने में टाइम नहीं लगा क्योंकि सी के फंडामेंटल्स स्ट्रांग हो गए थे, ठीक है। सो ये चीज पहला मेरा फोकस था। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम कोड पार्ट, ठीक है। तो वहां पे मैंने अच्छा ग्रिप, मैं बुक ही मैंने फॉलो करी, मैंने कुछ भी रैंडम चीज नहीं फॉलो करी, इतनी अच्छी बुक्स थी, ठीक है, वो मैंने फॉलो करी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए, एल्गोरिथम पढ़ने के लिए। जितने एग्जिस्टिंग डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम है उनको मैंने इस तरीके से सीखा, व्हेन टू यूज, वेयर टू यूज, व्हाई टू यूज, ठीक है। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जान गए अगर तो सॉर्टेड है सब कुछ। तो मैं खुद से पेन पेपर कोड करता था उन चीजों को। मेरा आइडिया हमेशा ये रहा, हमें पता है कि मेरे को हीप डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है, सो आई हैव अ लाइब्रेरी, आई कैन यूज इट, ठीक है, और काम खत्म, सॉर्टेड। आई नीड टू नो इट हाउ हीप इज बिल्डिंग। अगर मैं आज सुबह दे दूं एक एरे, ठीक है, मेरे को हीप बना के दिखाओ, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को कुछ करके दिखाओ, हीप बना के दिखाओ। पीपल आर ब्लैंक कि कैसे करना है यार, अभी तक तो लाइब्रेरी यूज करी थी, ठीक है। तो यहीं पे एक गैप आ जाता है। वो अगर सब स्ट्रांग है ना पार्ट, उसमें 6-7 महीने, 5-6 महीने डेडिकेटली आपने लगा दिए जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हीप सॉर्ट क्या है, हीप डेटा स्ट्रक्चर को कैसे बनाते हैं, उसके कैसे कोड है और क्या कॉम्प्लेक्सिटीज वगैरह हैं, वो सब कर दिया। आफ्टर दैट यू आर फ्री। नाउ ओनली थिंग इज रिमेनिंग practice and practice and practice more. But for that you have definitely good websites, Geeks for Geeks, LeetCode, InterviewBit, many other, जहाँ पे
थाउजेंड्स, लाइक हर एक चीज के हजारों संख्या में आपके पास क्वेश्चंस है। बस उतना करने के बाद यू जस्ट नीड टू डू अ प्रैक्टिस एंड अपने आप सब होता चला जाएगा। इतने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लोगे, क्योंकि वही करना है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर तक इतना कंप्लीट कर लिया, उसके बाद फोर्थ ईयर तक और प्लेसमेंट के टाइम तक इतने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर चुके होगे, इवन आप कॉन्फिडेंट होके सीपी वगैरह में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगे होगे एंड कि फिर इंटरव्यूज इतने टफ नहीं लगेंगे। बट अगर वो बेस मजबूत नहीं करा तो प्रोग्रामिंग लाइफ टाइम तक 50 साल के भी हो जाओगे आईटी इंडस्ट्री में, टफ ही लगेगी। या तो सर एक ब्लरी इमेज क्लियर करनी है जो डेटा इंजीनियर के मैप के बारे में नहीं जानते, एक छोटा क्रिस्पी मैप जो आप चाहते हैं अब मेरे व्यूअर्स को, अपने व्यूअर्स को बताने के लिए कि कैसे फॉलो किया जाए, स्ट्रिक्ट हो थोड़ा, बिल्कुल आए। ठीक है, सो पहले तो यार वही बताया कि से ओवरलैप करती है फाइल, ये प्रोफाइल with software engineering profile. You have to be good with one programming language. Recommended Python, but you can have the Java and Scala as well, right? Okay. If you are working on C, C++ and you are thinking you can make a career into data engineering, data science, that is not going to happen because they are not being used in it. So again, my recommendation would be Python, but definitely Java and Scala is also in the option. Second thing, you have to be good with the databases, NoSQL databases as well and the transactional databases as well. So for the transactional, obviously MySQL, Postgres, and NoSQL databases you have Cassandra, HBase, and DynamoDB, MongoDB, Elasticsearch, right? You should explore it. And after that, you should have a good understanding of SQL scripting, right? SQL writing, क्योंकि as a data engineer, definitely once we have data available in the source, then we will try to bring it into the internal systems, and sometimes we need to explore it as well, right? Or let's say we have generated the transformed output, now we need to query it as well, right? We need to see, okay, doing the group buys, joins, different multiple data sets. Even while doing the transformation, these are the things we keep on doing, right? How to join, group buys, and do the aggregations and other stuff. So writing SQL scripts is again very, very important part. Fourth thing, understanding of Linux operating system, Unix operating system, and its commands, basic commands, right? Because most of the time you will be working on the server sides, files will be there and you need to work on that, how to like do the listing, ls command, cd, chmod, mkdir, and many other exploratory commands, right? These are the things. Next comes the data warehousing concepts, like how a data warehouse look like, the star schema, snowflake schema, dimension tables, fact tables, olap, oltp. These are the basics of data warehousing. Next comes your the ABCD of big data technology. This is the core. You should understand what big data is actually, what is distributed computation, what is distributed storage, vertical scaling, horizontal scaling, what is optimization, what are the different file formats, let's say JSON, CSV, TSV, ORC, Parquet, and then what kind of structure we use to handle in the data engineering or big data domain, like structured data, semi-structured data, unstructured data. So these are what I'm saying, these are the basic terminologies. ऐसे नहीं होगा कि मेरे को अगर कोई चीज पढ़नी है आज तो मैं डायरेक्ट उसके कोर पे जंप कर जाऊंगा, भाई मैं पहले ओवरव्यू तो देखूंगा ना कि वो है क्या। यस, सो वो चीज। नेक्स्ट कम्स योर इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क्स इन द बिग डेटा। फर्स्ट योर Hadoop, right? You should have a good understanding of it, its architecture, it's all the basics. Then Apache Spark, then Hive, then Apache Scoop, Apache Nifi, Apache Flume, right? These are the things. And next, your dashboarding tools. I know मतलब ये इतना important नहीं होगा, but it's a good to have skill. As I said, business team को hand over करने से पहले आप खुद तो dashboard बना के देखोगे ना कि आपने जो transform करा है data, whether it looks good or not. कि 1992 में let's say इतना revenue दिखना चाहिए था, वही आ रहा है या नहीं, पता चला business team को कुछ और ही दिख रहा है graphs में और charts में. So you need to check it as well. तो भाई आपको पता होना चाहिए कि कैसे डैशबोर्डिंग वगैरह भी हो रही है. And then again, the last and advanced topic, the good exposure of the cloud part.
उसके लिए you are open to use anything, AWS, Azure, GCP, anything like you are comfortable with. These cloud service providers are providing good services in the big data domain. So next target, that's why I'm saying it is the advanced level. After or before that, everything you can do it by your own. You can set up everything in your local laptop and machine and start practicing. And after that, obviously these providers give you a free account access where you will be having limited services, limited access, but still for simple hands-on, they are worth doing. So that would be a short and crisp roadmap for you guys to become a data engineer. Thank you so much. So I hope all things we cover in this video, from the data engineer A to Z, and what is the points to be learning and keep in the mind while learning these types of techs that are new to be everyone and becoming successful in the upcoming years. So thank you so much, sir, for your time with us, and I hope you have a very good future with us, and have a nice day. Thank you. Yeah, thank you, Kunal. Thank you so much for inviting me. And yeah, guys, please do not forget to like this video, hit the subscribe, and appreciate the efforts of Kunal. Thank you so much.